हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर के वीडियो नंबर 4 में इन आवर एपिसोड 147। आज के सेशन में हम कैपेसिटर्स, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स के बारे में जानेंगे। आपको ध्यान हो, एपिसोड नंबर 91 में हमने कैपेसिटर्स के बेसिक्स को डिस्कस किया था। मैं आपको याद दिला देता हूं। वहां पर हमने जाना था कि कैपेसिटर दो कंडक्टर्स की एक असेंबली होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। करेक्ट। और इस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Q/V। इसे देखकर ऐसा लगता है कि एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज Q और पोटेंशियल V पर डिपेंड करना चाहिए। However, that is not at all true। आप देखोगे किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ उस कंडक्टर असेंबली के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है, जैसे कंडक्टर्स के बीच का सेपरेशन, उनका शेप और साइज। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। बेसिकली कैपेसिटर या कंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखने वाला एक डिवाइस है जिसमें हम जितना चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। वेट, हियर इज अ प्रॉब्लम। अगर हमने एक कैपेसिटर को बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए खूब सारा चार्ज दे दिया तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो मच सो दैट कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम है उसका ब्रेक डाउन भी हो सकता है एंड दैट कैन कॉज इमेंस ट्रबल टू अस, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। कहने का मतलब ये है कि किसी भी हालत में कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रेजेंट मीडियम की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एयर के लिए इस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू 30 लाख वोल्ट पर मीटर के बराबर होती है। यहां पर एक और बात आपको ध्यान में रखनी है। लिसन केयरफुली। हम जिस कैपेसिटर चार्ज की बात कर रहे हैं एक्चुअली वो कैपेसिटर के एक कंडक्टर को दिया गया ही चार्ज होता है, दूसरे कंडक्टर पर बिल्कुल इसका अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है। इन दैट वे टोटल चार्ज इनसाइड द कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। इसे ध्यान में रखना। आगे चलिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर टाइप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की असेंबली और वर्किंग प्रिंसिपल पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस टाइप के कैपेसिटर में दो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स को बहुत ही पास पास रखा जाता है एंड लेट अस से इनमें से एक कंडक्टर को +Q चार्ज दिया गया है तो दूसरे कंडक्टर पर कितना चार्ज होगा? करेक्ट, -Q। नाउ इन प्लेट्स के विसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप उन्हें एक यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट के जैसा कंसीडर कर सकते हो। तो फिर आपको क्या लगता है इन प्लेट्स के आउटर साइड में और इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए? सोच के देखिए। एक बात तो पक्की है, प्लेट्स के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट 0 होना चाहिए क्योंकि दोनों ही प्लेट्स में अपोजिट चार्जेस हैं और उनके कारण प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को डेफिनेटली कैंसल आउट कर देगा। करेक्ट। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच ही एग्जिस्ट करने वाली है, जिसकी वैल्यू σ/2ε0 प्लस अगेन σ/2ε0 के बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है। यहां पर आप नोटिस करना, इन दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म मतलब डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर है। अब जब हमने कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टिमेट कर लिया है तो फिर इसके बाद दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगाना ये तो बच्चों का खेल है, राइट। बस आपको उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को
दोनों प्लेट्स के सेपरेशन डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर। करेक्ट। ऐसा करके आपको दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर प्राप्त हो जाएगी। एंड नाउ दैट द कैपेसिटेंस इज नथिंग बट Q अपॉन V ओनली। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा रीअरेंज करके आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू भी प्राप्त हो सकती है, विच इज नथिंग बट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और इसके बारे में आपने सुना होगा, कैपेसिटेंस को मेजर करने का यूनिट फैराड होता है। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट इस बात पर है कि अगर हम लेट अस से 1 फैराड कैपेसिटेंस वाला एक कैपेसिटर डिजाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किस साइज के कैपेसिटर प्लेट्स की जरूरत होगी। लेट अस डू सम मैथ हियर। अब मान लीजिए कैपेसिटर के दोनों कंडक्टर्स के बीच 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो फिर इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने पर आपको कैपेसिटर प्लेट के एरिया की वैल्यू 10 टू पावर 9 स्क्वायर मीटर के बराबर प्राप्त होगी। सीरियसली 100 करोड़ स्क्वायर मीटर एरिया वाला प्लेट। मतलब अगर आप 1 फैराड के कैपेसिटेंस वाला एक कैपेसिटर डिजाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 30 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी कैपेसिटर प्लेट्स की जरूरत पड़ने वाली है। दैट वुड बी टू बिग, है ना। और इसलिए हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में माइक्रोफैराड और नैनो फैराड के स्केल के कैपेसिटर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसे ध्यान में रखना। कैपेसिटर प्लेट्स की साइज को थोड़ा बहुत बढ़ाने से कैपेसिटेंस की वैल्यू तो बढ़ने से रही, और इसलिए कैपेसिटर प्लेट की साइज को बढ़ाकर कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाना इज नॉट एट ऑल अ फिजिबल सॉल्यूशन। और इसलिए अब हमारे सामने एक चैलेंज आ खड़ा हुआ है। आखिर हम इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल हमारी मदद कर सकता है। यू वांट टू गेस? जी हाँ, यहाँ पर हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल को इंसर्ट कर दिया जाए, तो उस सिस्टम का कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली के गुना बढ़ जाता है। एंड यू नो, इस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, इन दोनों के रेशियो की मदद से ही डिफाइन किया जाता है, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। एंड देयरफॉर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते ही हमारे सिस्टम की एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी सब्सटेंशियली बढ़ जाती है। एक्चुअली इसके अलावा भी एक और टेक्निक है जिससे हम अपने कैपेसिटेंस को सब्सटेंशियली बढ़ा सकते हैं। यू आर राइट। उसके लिए हमें बहुत सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उन सबके अलजेब्रिक सम के बराबर हो जाता है। एंड यू नो, इस केस का बिल्कुल उल्टा, लेट्स से अगर आप अपने ट्यूनिंग सर्किट्स में बहुत ही लो कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर इस्तेमाल करना चाहते हो, जो एक्चुअली मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके लिए आपको उन सभी कैपेसिटर्स को बस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि इस केस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ओरिजिनल वाले कैपेसिटेंस से काफी कम होता है ना। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं इन कैपेसिटर्स के एप्लीकेशंस की ओर। वैसे अगर देखा जाए तो कैपेसिटर्स का मेन काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना और जरूरत पड़ने पर उन्हें रिलीज कर देना। जैसे अगर आप एक C कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को एक V वोल्टेज के पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हो, तो 1 सेकंड के अंदर अंदर ही कैपेसिटर अपने अंदर हाफ ऑफ CV² के बराबर के पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और जब आप अपने इलेक्ट्रिक मोटर, स्पीकर या LED डिवाइसेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना चाहो, तो हमारे कैपेसिटर भैया एक बार फिर से 1 सेकंड के अंदर अंदर ही अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर देते हैं। है ना कमाल का डिवाइस।
एनर्जी स्टोरेज और सप्लाई के अलावा भी इन कैपेसिटर्स को रेक्टिफायर सर्किट्स में डीसी पावर सप्लाई को फिल्टर करने के लिए एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता है और इस एप्लीकेशन को हमने एपिसोड नंबर 114 में डिटेल में डिस्कस किया है। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आने वाले वीडियोस में आप हमारे कैपेसिटर भैया को एलसी ऑसिलेशन करते हुए और एसी सर्किट्स में पावर फैक्टर को करेक्ट करते हुए भी विटनेस करने वाले हो। दैट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग, है ना? वी विल डिस्कस देम इन डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोस। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।